नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग करंट अफेयर की क्लास करेंगे। कुछ दिनों से यह टॉपिक बंद था, लेकिन अब हम स्टार्ट कर रहे हैं और एग्ज़ाम तक जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं हम सारा को कर लेंगे। देखिए, इसके पहले थोड़ा सा 2-3 टॉपिक पे हम बात कर लें। एग्ज़ाम जैसा कि बीपीएससी ने बताया है कि अगस्त लास्ट वीक में होगा, तो अगस्त लास्ट वीक अगर देखें तो 28 अगस्त को संडे पड़ रहा है, तो मान के चलिए कि आपका एग्ज़ाम 28 को हो जाएगा प्रोबेबली, क्योंकि इस दिन संडे है। तो अभी से अगर आप देखें तो आज 1 तारीख हो गया है। आज देखें आप 1 तारीख हो गया है। 1 तारीख से लगभग कितना 58 डे आपका, लगभग 2 महीने इसको मान सकते हैं। तो अब टाइम ज़्यादा है नहीं, जो चीज़ पढ़ रही हैं उसको अब रिवीजन मोड पे डाल दीजिए। नया चीज़ पढ़ने से अच्छा है अब उसको बार बार रिवीजन करिए, ठीक है ना, क्योंकि रिवीजन वाला सही रहता है। नया चीज़ पढ़ने का ज़्यादा कोई मतलब है नहीं, आपने काफ़ी अच्छा पढ़ लिया है, क्योंकि पहले भी एग्ज़ाम इसका हो चुका है, तो पूरा सिलेबस तो आपका लगभग कवरिंग हो चुका है। थोड़ा करंट की हम देख लेते हैं। देखिए, करंट 12 महीने का पूछा जाता है अमूमन, लेकिन आजकल एग्ज़ाम में अगर आप देखेंगे तो 12 महीने से थोड़ा पीछे भी जाके क्वेश्चन बन रहा है। तो अगर आपका एग्ज़ाम अगस्त में है तो यहाँ पे आपसे जून लास्ट तक 30 जून तक का करंट, मतलब इसके बाद का तो नहीं पूछा जाएगा। तो 30 जून 2022 से अगर हम 12 महीना पहले जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि जून, हालांकि हुआ तो जुलाई, लेकिन जून मान लीजिए, जून 2021 तक इतना तो मतलब बहुत ही ये करना ही करना है आपका। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मान लीजिए। 1 साल का तो आप करेंगे ही करेंगे। साथ में अगर इसके पहले अगर इतना हो जाए तो इसके पहले आप मई कर लें, अप्रैल कर लें और मार्च कर लें। इतना अगर आप कर लेते हैं तो मतलब आप बहुत सेफ पोजीशन में आ जाएंगे। देखिए, फरवरी मत करिएगा, क्योंकि इसमें बजट और सर्वे आ जाएगा, और ये तो बजट एंड सर्वे पे अब क्वेश्चन नहीं बनेगा, अब जो बनेगा नया पे ही बनेगा, ठीक है। तो ये करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आप 1 साल का करंट कर लिए हैं, हालांकि बहुत लोग कर लिया होगा, क्योंकि पहले भी एग्ज़ाम हुआ है, तो पहले तो आपने किया ही था साल भर का। तो उसके बाद अगर आपको लगे कि और थोड़ा सा कर लें, एग्ज़ाम में हम सेफ रहें, और तो आप मई का कर लीजिए, अप्रैल का कर लीजिए, फिर मार्च का करिए। देखिए, आपका सीक्वेंस यही होना चाहिए। और इसमें भी अगर हम बात करें 12 महीने का जो करंट है ये वाला, इसमें अगर हम बात करें तो दिसंबर से और अभी जून तक ये जो 6 महीने का करंट है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये लास्ट वाला 6 महीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसके बाद आपको करना हो तो दिसंबर 2021 से जून 21 तक का करेंगे, ये आप दूसरे प्रायोरिटी में रखेंगे। और जून के बाद आपको मन करे तो मई में करें, अप्रैल का करें और मार्च का करें। देखिए, ऐसे करेंगे ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के पहले का जो 6 महीना होता है, जो ये वाला पीरियड है, ये काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद का 6 महीना वाला इससे थोड़ा कम होता है, और जितना पीछे जाएंगे फिर उतना थोड़ा सा वो प्रायोरिटी पे कम जाता है। दूसरा एक और काम क्या करेंगे कि आप 67th बीपीएससी का पेपर उठाइए, और वहाँ से देखिए जो टॉपिक से करंट अफेयर बना है, हम टॉपिक बोल रहे हैं, जैसे आपका ओलंपिक पे क्वेश्चन बना है, एक पैरा ओलंपिक पे क्वेश्चन बना है, तो ये एक टॉपिक हो गया। आप ओलंपिक को कर लीजिए, पैरा ओलंपिक को कर लीजिए। फिर देखिए कि अगर टेबल टेनिस पे आया है तो आप टेबल टेनिस कर लीजिए। मतलब आप लगभग देखेंगे 25 से 27 जो टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। तो आप 25 से 27 टॉपिक को सबसे पहले कर लें। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो आप इतना टॉपिक कर लेंगे, तो अगर इस टॉपिक से रिपीट करेगा तो आपका कंफर्म हो जाएगा वहाँ पे क्वेश्चन सही होना। दूसरा, अगर टॉपिक मानते हैं रिपीट नहीं किया, तब भी तो पूरे सिलेबस का लगभग या 60 से 70% है टॉपिक इतना, तो आपका तो सिलेबस तो कवर हो रहा है ना। तो आप बिल्कुल घबराएं नहीं। बीपीएससी का जो लीक हुआ था पेपर, जो कैंसिल हुआ था, उसको उठाइए और टॉपिक उठा के देख लीजिए। फिर एक और बात है, अगर पेपर नया सेट होगा तो सेटर को बीपीएससी का ये पैटर्न थोड़ा चेंज था, तो वो देखेगा कि क्या क्या, अगर कोई भी क्वेश्चन सेट करेगा तो पहले देखेगा कि कैसा पेपर पहले सेट हुआ है, तो वो देखेगा। अगर ये सब टॉपिक
बीपीएससी के प्रायोरिटी में रहा है तभी तो क्वेश्चन पूछा है। तो अगर बीपीएससी के प्रायोरिटी में रहा है तो ये पढ़ना आपके भी प्रायोरिटी लिस्ट में होना चाहिए। तो आप बीपीएससी की 67th में जो जो टॉपिक से क्वेश्चन पूछा हुआ है उस टॉपिक को करंट अफेयर में खास करके ज़रूर कर लेंगे, ठीक है। तो ये 2-3 चीज़ आप अपनाएंगे, इससे आपका प्रीलिम्स में मार्क्स बेटर होने का चांस ज़्यादा रहेगा। बाकी तो कहाँ से कहाँ तक पढ़ना हो ही गया। अब देखिए सोर्स की कुछ बात कर लेते हैं। तो जनवरी 2021 से जनवरी 2022 इतना हमने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है और लगभग टॉपिक वाइज नेशनल इंटरनेशनल करके सारा कुछ डाला हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से जाके आराम से इसको पढ़ सकते हैं, 1 साल का पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो फरवरी 2022 से बाकी है तो उसको लेके आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। एग्ज़ाम से पहले इसको हम कंप्लीट कर देंगे, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप लगातार बने रहें, आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम हो गया। देखते हैं आज क्या क्या टॉपिक है। एक है, पहला क्वेश्चन है जैकब डी है। देखिए एक तो बीपीएससी का जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछने का तरीका है बहुत ही फैक्चुअल होता है, 1 से 2 उसमें फैक्ट होते हैं, वहीं आपको याद करना होता है। तो अगर आप भी करंट पढ़ रहे हो तो ज़्यादा कंसेप्ट मत देखिए, क्योंकि करंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप हर चीज़ में घुस घुस के पढ़िएगा तो फिर अब टाइम नहीं है, वो टाइम बीत गया जो आप रिसर्च करते थे। बस टॉपिक को देखिए, क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, किस स्टेट में हो रहा है, इनॉग्रेशन किसने किया, उसका एम क्या है, बस थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर ऐसे ही देखिए, क्योंकि बीपीएससी का नेचर करंट में यही है, ऊपर ऊपर ही आता है। खासकर समिट वगैरह में ही होता है। समिट हुआ तो कहाँ हुआ है, उसका एम क्या था, और उसमें थीम वगैरह कुछ है तो, और वहाँ पे अगर मोदी जी गए हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और वहाँ पे इनिशिएटिव क्या लिया गया। तो यही 2-3 फैक्ट जो है ऐसे ही क्वेश्चन आता है। तो 2-3 फैक्ट देखते हुए हम क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे। चलिए जैकब डी एक है, यह कोविड-19 से रिलेटेड है। हालांकि कोविड-19 तो पिछले साल में देखेंगे तो इतना इस पर करंट आया था कि सबसे ज़्यादा करंट अगर कोई टॉपिक से था तो करंट में यही टॉपिक था। यह पहला कह सकते हैं डीएनए वैक्सीन है। यह पहला डीएनए वैक्सीन है जिसको भारत ने लॉन्च किया, दुनिया का पहला देश बना है भारत। दुनिया का पहला देश बना है भारत जो कि डीएनए वैक्सीन को लॉन्च किया, ठीक है। और डीएनए वैक्सीन है क्या, देखिए ये निडललेस वैक्सीन है। इसमें इंजेक्शन नहीं लगेगा आपके शरीर में, और कुछ मशीन के थ्रू निडल निकाल दिया जाता है और कुछ मशीन के थ्रू आपके कंधे पर लगाया जाएगा और वो आपको वैक्सीन लग जाएगा। निडल आपके अंदर इंटर नहीं करेगा, मतलब यही है। और इसको बनाया कौन है, तो इसको बनाया एक कंपनी है जायडस कैडिला, एक कंपनी है अहमदाबाद में, ठीक है। तो आप इसमें बस 2-3 फैक्ट याद रखेंगे। जैकब डी क्या है, डीएनए वैक्सीन है, और भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट है। और इसको बनाया है जायडस कैडिला जो अहमदाबाद की एक कंपनी है। बस इसमें ज़्यादा फैक्ट है नहीं, यही 2-3 फैक्ट है। और निडललेस वैक्सीन है, निडललेस ये भी इम्पोर्टेंट है इसमें। ये निडललेस वैक्सीन है, बस यही 2-3-4 फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है। एक अटल टनल, देखिए इस पे क्वेश्चन बीपीएससी में, बीपीएससी नहीं, 1-2 साल पहले बिहार का ही कोई एग्ज़ाम है, हमको याद नहीं आ रहा कौन एग्ज़ाम है, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन बना हुआ है। क्या क्वेश्चन बने भी मैं बताऊंगा आपको। यह है जो अटल टनल है, यह दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे सुरंग है, ठीक है। इसकी अगर हम लेंथ की बात करें, तो 9.02 किलोमीटर है। आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। अगर ये है कहाँ पे, इसका लोकेशन की बात करें तो यह है पीर पंजाल में, है। और वो जो मैं क्वेश्चन बता रहा था वो यही क्वेश्चन था कि पूछा गया था कि पीर पंजाल के किस एरिया में है, तो यह आप याद करेंगे ईस्ट पीर पंजाल में है।
ईस्ट पीर पंजाल में, ठीक है। और यही क्वेश्चन पूछा गया था कि जो अटल टनल बना है वो पीर पंजाल के किस एरिया में है, ईस्ट में है कि वेस्ट में है। शायद ये भी क्वेश्चन कहीं पूछा गया था, हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन कितना लंबा है ये भी क्वेश्चन मैंने हाल ही में कहीं देखा था, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा गया है और यह बहुत चर्चा में रहा है पिछली आने वाले दिनों में, तो आप इसको याद रखेंगे। दूसरा एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किस दर्रा में है यह, तो रोहतांग दर्रा आप याद रखेंगे, रोहतांग दर्रा में यह पड़ता है। अगर इसकी हाइट की बात करें, इसकी ऊंचाई कितनी है, यह है 10,000 फीट, 10,000 फीट इसकी हाइट है। और सबसे इसका इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में शामिल हुआ है यह। देखिए यहाँ से पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में किसे शामिल किया गया और 3-4 ऑप्शन दे दिया जाएगा, तो आप अटल टनल को थोड़ा याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। यह दुनिया की सबसे बड़ी हाईवे सुरंग है, 9.02 किलोमीटर इसकी लेंथ है। पीर पंजाल ईस्ट वाले पीर पंजाल रेंज में आता है, रोहतांग दर्रा से गुजरती है और हाइट देखें तो 10,000 फीट है और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसे शामिल किया गया। बस यही 4-5 फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं बनेगा। एक जयपुर स्टेडियम चर्चा में रहा। जयपुर स्टेडियम की अगर हम बात करें तो यह विश्व का तीसरा बड़ा, इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट है और एक और इम्पोर्टेंट है, तो भारत का सबसे बड़ा और दुनिया का सबसे बड़ा कौन है, यह है नरेंद्र मोदी स्टेडियम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जिसका नाम हाल ही में कुछ दिन पहले बदला गया था, बड़ा विवाद भी हुआ था। ये कहाँ पे है, अहमदाबाद में है। यह दुनिया का सबसे बड़ा है और भारत का तो सबसे बड़ा है ही, और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट अभी बना है, वह है जयपुर स्टेडियम। तो देखिए यह बहुत चर्चा में रहा, नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद। तो हो सकता है यह तो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा हो सकता है एग्ज़ाम में यह ना पूछा जाए, आपसे एग्ज़ाम में जयपुर स्टेडियम पूछ लिया जाए कि सेकंड नंबर पे कौन है, तो आप इसे भी साथ में याद रखेंगे। 1 नंबर पे नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, 2 नंबर पे जयपुर स्टेडियम है, ठीक है। अगर एक और क्वेश्चन है होप एक्सप्रेस। देखिए होप एक्सप्रेस नाम से ही पता चल रहा है कि ये कोई ट्रेन का नाम होगा, लेकिन ट्रेन का नाम नहीं है, यह एक ट्रैप है, यह ट्रेन का नाम नहीं है, यह मतलब एक मेडिकल इक्विपमेंट है। इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है, महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर वहीं इसको लॉन्च किए हैं। अभी महाराष्ट्र में तो बहुत इशू चल रहा है, सबके नज़र में होगा, तो वहीं पे इसको लॉन्च किया गया था कुछ दिन पहले। ये है क्या, होप एक्सप्रेस की अगर हम बात करें तो यह है मोज़ैक 3D रेडिएशन मशीन है, मोज़ैक 3D रेडिएशन मशीन है। देखिए आप इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट मान के याद रखेंगे कि होप एक्सप्रेस नाम से ट्रेन टाइप लग रहा है, लेकिन यह हेल्थ से रिलेटेड जुड़ा है, तो यह एक ट्रैप है। अगर एग्जामिनर के दिमाग में थोड़ा सा आए तो हाल ये पूछ सकता है कि होप एक्सप्रेस अभी हाल ही में किस चीज़ के लिए चर्चा में रहा, तो यह मोज़ैक 3D रेडिएशन मशीन के लिए चर्चा में रहा। अब ज़्यादा इसमें डिटेल में आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्या है कैसे ऐसे इस पर क्वेश्चन नहीं बनेगा, सिर्फ आप याद रखिए कि हेल्थ से रिलेटेड है और यह भारत में इस तरीके का पहला इनिशिएटिव है, ठीक है। तो यह थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपको हो जाता है, आप इसको थोड़ा सा याद रखें। कौन स्टेट इसको लॉन्च किया है, तो महाराष्ट्र इसको लॉन्च किया है। रेल सह सड़क पुल, देखिए यह थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि यह अपना बिहार से रिलेटेड है। रेल सह सड़क पुल है, यह गंगा के तट पे बना है। गंगा के तट पे बना है तो शहर कौन सा है, क्योंकि गंगा तो बहुत डिस्ट्रिक्ट से क्रॉस करती है, यह शहर है मुंगेर, ठीक है। अगर इसकी लेंथ की बात करें तो इसका लेंथ है 14.5 किलोमीटर और यह किस NH से गुजरती है, तो यह NH है 333B। देखिए NH भी कभी कभी पूछा जाता है और BPSC NH पे सवाल कभी कभी बनाती है, तो आप उसको थोड़ा याद रखेंगे कि NH 33B पर इसको बनाया जा रहा है। इसका लेंथ 14.5 किलोमीटर है
मुंगेर में है यह, और मुंगेर कहाँ पे है? गया नदी गंगा नदी के तट पे है। इसके उद्घाटन में हम देखें तो सीएम नीतीश कुमार थे, साथ में नितिन गडकरी थे, इन दोनों ने इसका उद्घाटन किया। तो ये भी याद रखेंगे कि एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि इसके उद्घाटन कौन किए हैं, तो ज़्यादातर में लोग मोदी जी को मार देंगे, हालांकि ऐसा नहीं है, और लोग भी उद्घाटन कभी कभी कर देता है। एक इससे रिलेटेड एक और न्यूज़ है, जो RK सिंह हैं, भारत के भी केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, उन्होंने एक घोषणा की है कि जो कृषि में किसान लोग हैं जो डीजल का प्रयोग करते हैं, यह डीजल के प्रयोग को ज़ीरो करना है। और ज़ीरो कब तक करेंगे, इनका लक्ष्य कब तक है? यह है 2024 तक। आप इसको याद रखेंगे कि कृषि में डीजल का बहुत रोल है, क्योंकि अगर आप नॉर्थ बिहार की बात करें तो नॉर्थ बिहार में बाढ़ आता है बहुत ज़्यादा, लेकिन किसानों को वहाँ पे डिपेंड रहना पड़ता है पंप सेट पे, क्योंकि नहर का सिस्टम उधर में थोड़ा सा देखेंगे तो कम है। साउथ बिहार में नहर का सिस्टम अच्छा है, नॉर्थ बिहार में नहर का सिस्टम कम है, तो वहाँ पे पंप सेट बहुत ज़्यादा चलता है, और पंप सेट जब चलता है तो बिजली कम रहती है, तो किसान ज़्यादातर डीजल का प्रयोग करते हैं, तो जिससे इन्वायरमेंट भी ख़राब होता है और डीजल तो काफ़ी महंगा हो भी गया है। तो इसी को देखते हुए अब ऊर्जा मंत्री ने घोषणा किया है कि अब रिन्यूएबल एनर्जी से किसान अपना काम करेंगे, और डीजल का जो यूज है उसको हम ज़ीरो करेंगे, मतलब बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, और यह लक्ष्य रखा गया 2024 तक। तो यह आप याद रखेंगे कि डीजल को ज़ीरो करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, ये 2024 तक, ठीक है। इसी से रिलेटेड अब डीजल नहीं रहेगा तो फिर कैसे होगा? रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू मदद लिया जाएगा और उससे किसान अपना काम करेंगे। दूसरा एक और न्यूज़ है, इसे सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना क्या है? सहज हर घर बिजली योजना, यह बिजली से रिलेटेड है। सौभाग्य योजना में एक सर्वे कराया गया, तो उसमें सबसे टॉप स्टेट रहा राजस्थान। आप इसे याद रखेंगे, यह पूछा जा सकता है कि सौभाग्य योजना में सबसे 1 नंबर पे कौन सा स्टेट रहा, तो वह रहा है राजस्थान, ठीक है। अगला देखते हैं, कोया है। कोया क्या है? कोया एक ट्राइब है, और देखिए ट्राइब पे क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है, तो आप इसे याद रखेंगे कोया ट्राइब है कहाँ की। कोया ट्राइब की अगर हम बात करें तो यह है तेलंगाना की, तेलंगाना की ट्राइब है, और यह तेलंगाना एक फेस्टिवल मनाती है जिसका नाम है मेदाराम जतरा महोत्सव, ठीक है। और यह जो फेस्टिवल है, यह एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे, इतना बड़ा फेस्टिवल है और उसको मनाती है कोया ट्राइब। देखिए इसमें आपसे ये नहीं पूछेगा कि सेकेंड लार्जेस्ट है, थर्ड लार्जेस्ट है, आपसे ये पूछ सकता है कि कोया ट्राइब कहाँ की है। इस टाइप का क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। और दूसरा ये पूछ सकता है कि मेदाराम जतरा महोत्सव कौन स्टेट में मनाया जाता है या कौन ट्राइब के द्वारा मनाया जाता है। तो आप बस ये 2-3 फैक्ट याद रखेंगे इसमें। दूसरा एक और महोत्सव है, फेस्टिवल है, एक है मरु महोत्सव, यह मनाया जाता है जैसलमेर में। एक है आपका मांडू महोत्सव, मांडू महोत्सव आपने नाम सुना होगा, यह मनाया जाता है एमपी में, ठीक है। तो ये 2-3 फेस्टिवल था, आप इसे याद रखेंगे। एक है कैरावान पार्क। कैरावान पार्क कहाँ बना है? यह बना है आपको केरल में। इस पार्क की खासियत क्या है? इस पार्क की खासियत है कि यह एकदम आराम के लिए बनाया गया। देखिए पार्क में लोग जाता है एक्सरसाइज करने के लिए, थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए, और बैठेंगे, हरा भरा रहेगा, इसके लिए पार्क बना होता है। लेकिन यह नए तरीके का पार्क है, और इसमें एक नया इनिशिएटिव लिया गया है कि यह सिर्फ आराम के पर्पज़ से बनाया जाएगा। अगर इस पार्क में आप जाएंगे तो इस पार्क में आपको फ्रिज मिलेगा, किचन मिलेगा, सोफ़ा मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, एसी मिलेगा। अब है क्या उसमें, तो देखने की बात है, लेकिन वाकई में बहुत आराम के लिए है। वहाँ पे आप चाय बना के आराम से पी सकते हैं, फ्रिज है,
किचन है, वहाँ पे आप कुछ थोड़ा बहुत बना भी सकते हैं। मतलब पार्क में आप, इसका मतलब यही लग रहा है कि पार्क में आप जाइए, आराम से वहाँ कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बनाइए और पार्क में बैठ के एकदम नेचर के बीच में बैठ के आप थोड़ा बहुत खाइए। ये ऐसा ही कुछ मतलब है, मतलब पूरा आराम के दृष्टिकोण से बनाया गया। वहाँ पे एसी वगैरह पूरा लगा है, इंटरनेट है, सोफ़ा है, तो फिर तो एक तरह के समझिए कि आपका घर ही हो गया। फिर जब सब कुछ है तो आदमी बैठ के वहीं पे सब कुछ करेगा। पार्क तो रहा नहीं, लेकिन एक नया तरीके का इनिशिएटिव है। और केरल जो है नए तरीके के इनिशिएटिव लेने के लिए आगे हमेशा जाना जाता है। तो आप बस इसमें यही याद रखेंगे कैरावान पार्क किस स्टेट में बना है, तो केरल में बना है। और यह भारत में इस तरीके का पहला इनिशिएटिव है, तो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। दूसरा है अंजी नदी। देखिए, पूछा जा सकता है कि अंजी नदी है कहाँ पे। पहले तो इसका लोकेशन इंपॉर्टेंट है, यह है आपको जम्मू एंड कश्मीर में। और देखिए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख पिछले एक साल में बहुत चर्चा में रहा, और यहाँ का कोई न्यूज़ मिले तो आप थोड़ा सा उसे कर लें, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे हो क्या रहा है, अंजी नदी पर अगर हम देखें तो यहाँ पे हो रहा है भारत का पहला केबल से बना रेल ब्रिज। एक रेल ब्रिज बन रहा है जो केबल से बना है, और यह भारत का पहला ऐसा इनिशिएटिव है जो कहाँ पे है, तो अंजी नदी पे है, जम्मू एंड कश्मीर में है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। और इसकी हाइट की बात करें, हाइट इसका कितना है, 331 किलोमीटर। ठीक है, तो बस यही 2-4 फैक्ट था, इसको आप याद रखेंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। एक है किसान द्रोण यात्रा। किसान द्रोण यात्रा क्या है, इसे प्रधानमंत्री जी ने खुद अपने लॉन्च किया है। तो जब प्रधानमंत्री कोई चीज़ का उद्घाटन करते हैं तो वो थोड़ा चर्चा में आ जाता है, इसे आप थोड़ा सा याद रखेंगे। पीएम द्रोण यात्रा क्या है, ये देखिए, जब खेती होती है, आप वहाँ पे जाएंगे, मतलब खेत वगैरह में आप कभी जाते होंगे तो देखेंगे छोटे छोटे जो कीटनाशक होते हैं वो बहुत फसल को नुकसान करते हैं। मतलब जो कीट पतंग होते हैं वो फसल को नुकसान करते हैं, तो उसके लिए दवा का छिड़काव किया जाता है। ठीक है ना, तो उसी दवा के छिड़काव करने के लिए किसान द्रोण यात्रा है, इसका नाम याद रखेंगे। मतलब कीटनाशक के छिड़काव के लिए, मतलब कीट पतंग जो होते हैं जो फसल को नुकसान करते हैं उनको मारने के लिए छिड़काव किया जाता है। कि जहर का छिड़काव किया जाता है, उसमें जहर की पॉइजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जिससे उसमें मर जाते हैं। तो उसी का जो यह पहल है उसका नाम है किसान द्रोण यात्रा। देखिए, नाम में आपसे कुछ और किसान यात्रा या किसान द्रोण ऐसे करके 3-4 ऑप्शन आ सकता है, तो आप किसान द्रोण यात्रा नाम याद रखेंगे। और बाकी तो आपको याद नहीं रहेगा कि एक मशीन है, मतलब एक इनिशिएटिव है जिसके थ्रू हम मतलब कीटनाशक का प्रयोग करेंगे और फसल को बचाएंगे कि कोई छोटे छोटे कीट वगैरह इसको नुकसान ना करें। यही है किसान द्रोण यात्रा, और प्रधानमंत्री ने इसका उद्घाटन किया है, इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगर हम एक और एग्रीकल्चर से रिलेटेड न्यूज़ यहीं पे देख लें तो उसका नाम है एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम। एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम क्या है, यह एग्रीकल्चर क्षेत्र में अगर हम देखें तो डिजिटली मदद करेगा किसानों को। एग्रीकल्चर क्षेत्र में किसानों को डिजिटल होने में यह मदद करेगा। तो यह इसके लिए किसी न किसी, जब डिजिटल होना है तो किसी न किसी बैंक से आपको रिलेट होना पड़ेगा। तो यह बैंक कौन है, यह बैंक है आपको यस बैंक। देखिए, यह इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि सरकार की जितनी योजनाएं आती हैं आप देखेंगे उसको जनरली एसबीआई के थ्रू लागू किया जाता है, क्योंकि एसबीआई सरकारी बैंक है और भारत का बहुत गाँवों तक इसका नेटवर्क है। अगर गांव में देखें सबसे ज़्यादा नेटवर्क किसी बैंक का है तो एसबीआई का है। इसीलिए आप देखेंगे सरकार की जितनी योजनाएं आती हैं सारी एसबीआई के थ्रू चलाया जाता है, लेकिन यह योजना यस बैंक के थ्रू लाया गया है। तो यह
हो सकता है एग्ज़ाम में पूछा जाए, क्योंकि यह थोड़ा सा अजूबा है एक, ठीक है ना। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो अंदाज़ा लगाएंगे तो ज़्यादातर लोग इसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही मारेगा, जो गलत हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा इसे ध्यान रखेंगे कि एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम है वह एग्रीकल्चर फील्ड में किसानों को डिजिटल बनाने के लिए लाया गया है, और इसको इनिशिएटिव में शामिल बैंक जो है वह बैंक है यस बैंक। एक है नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन। नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन जो है यह असम का इनिशिएटिव है। असम में तो ये बहुत ज़्यादा बाढ़ आया हुआ है, पूरा एकदम दहल रहा है असम। और यह असम में ब्रह्मपुत्र नदी है, इसी नदी पर यह बनाया गया है। तो आप थोड़ा याद रखेंगे कि नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन असम का एक इनिशिएटिव है और ब्रह्मपुत्र नदी पर इसको बनाया गया है, ठीक है। बस 2 ही फैक्ट इसमें इम्पोर्टेंट है, इससे ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं ई वेस्ट इको पार्क। ई वेस्ट इको पार्क कहाँ बन ई वेस्ट इको पार्क की अगर हम बात करें तो ई वेस्ट इको पार्क बन कहाँ रहा है, यह बन रहा है दिल्ली में, ठीक है। यह भारत का पहला मतलब स्टेट है जो ऐसा इनिशिएटिव कुछ कर रहा है। इसमें होगा क्या, इसमें ई कचरा जितना है उसको रिसाइकिल किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके का पहला इनिशिएटिव दिल्ली में है, दिल्ली कैबिनेट में के थ्रू लिया गया है। तो आप इसे याद रखेंगे ई वेस्ट इको पार्क बन रहा है दिल्ली में। और अगर हम दिल्ली की एक और बात करें तो यहाँ पे एक बन रहा है कुश्ती कुश्ती के लिए एक एकेडमी बन रहा है, यह बन रहा है किशनगंज में। अब देखिए किशनगंज, देखिए आप बिहारी से मत समझिएगा, किशनगंज जगह का नाम दिल्ली में भी है। तो आप इसे याद रखेंगे, कुश्ती अकादमी कहाँ पे है, किशनगंज दिल्ली में है। देखिए ऑप्शन में आएगा किशनगंज, तो ये दिल्ली वाला है, बिहार वाला नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज यहाँ पे मत होंगे। तो दिल्ली में 2 चीज़ बन रहा है, ई वेस्ट इको पार्क बन रहा है जहाँ पे ई वेस्ट को रिसाइकिल किया जाएगा, और दूसरा कुश्ती एकेडमी बन रहा है जो किशनगंज में बन रहा है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ दिल्ली में इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम, यह है क्या, इसमें क्या होगा। अगर हम इसकी बात करें तो इसको सेबी के द्वारा बनाया जा रहा है, ठीक है। सेबी इसको सारा कारोबार इसको सेबी ही देख रहा है। इसका ये बन कहाँ पे रहा है, ये बन रहा है आपका पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल का जगह आपने पढ़ा होगा सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा में वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम को स्टार्ट किया जा रहा है। इसका एम क्या होगा, इसकी एम की हम बात करें तो यह वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत कारगर माना जा रहा है। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, या जो फिश के स्कैल्प होते हैं उससे मतलब महिलाएं अपना गहना बनाएंगी, इसमें साथ में शोपीस वगैरह बनाएंगे, मतलब जो भी मछली से रिलेटेड होता है स्कैल्प वगैरह होता है उसी से ये बनेगा। और ये महिलाएं अपना बनाएंगी और फिर मार्केट में उसको व्यापार के लिए भेजेगी। यह महिला वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एक अच्छा इनिशिएटिव है, तो आप इसे मेन से भी यूज़ कर सकते हैं। तो वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम कहाँ पे चल रहा है, सुंदरवन डेल्टा में, पश्चिम बंगाल में। यह वुमेन एम्पावरमेंट और गहना वगैरह बनाने के लिए मछली के स्कैल्प से गहना बनेगा, और तमाम ये सारी चीज़ तो पूछा नहीं जाएगा आपसे, सिर्फ यही पूछा जाएगा कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और सेबी की थोड़ा बात कर लेते हैं। तो सेबी की स्थापना कब हुई थी, 2 अप्रैल 1990। आपको डेट याद रखना है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह बीपीएससी कई बार ये पूछा है कि सेबी की स्थापना कब हुई थी, तो 1990 में हुई थी। इसका हम हेड ऑफिस बात कर लें, कहाँ पे हेड ऑफिस, इसका हेड ऑफिस है लखनऊ में। आप भी इसे भी याद रखेंगे, कई बार यह एग्ज़ाम में पूछा गया है। सारे जो संस्थान है, इंस्टीट्यूशन है, सारा का तो जो हेड ऑफिस देखेंगे मैक्सिमम का तो दिल्ली में है, लेकिन कुछ कुछ का दिल्ली से बाहर है, मुंबई में है, लखनऊ में है, और सेबी का जो लखनऊ में है, आप इसे थोड़ा सा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं OCEM। OCEM क्या है, देखिए अगर हम OCEM की बात करें, सबसे पहले हम इसका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसका फुल फॉर्म है अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर।
फुल फॉर्म नहीं पूछेगा आपसे, फिर भी आप याद रखेंगे। अदर इफेक्टिव एरिया बेस्ड कंजर्वेशन मेजर, इसका फुल फॉर्म है। यह है क्या? यह OCEM जो है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करता है, लेकिन प्रोटेक्टेड एरिया नहीं है यह। हमने बायोडाइवर्सिटी पे एक स्पेशल वीडियो बनाया था, उसमें इन सारी चीज़ों को डिटेल में बताया गया है। आपको मन करे तो वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। हालांकि यह आपको इसमें याद करने का सिर्फ एक ही पॉइंट इसमें है, क्योंकि भारत में पहला ऐसा साइट है जिसको OCEM का दर्जा दिया गया है। वह साइट कौन सा है? तो वह है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। आपसे एग्ज़ाम में यही पूछा जाएगा। मैं उसको लिख देता हूँ, अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क है। यह है आपको गुड़गांव में, और भारत का यह पहला ऐसा इनिशिएटिव है जो कि जिसे पहला OCEM का दर्जा मिला है, और वह है आपको अरावली। तो यह आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और देखिए, अरावली तो बहुत और स्टेट में होता है, तो अगर आपसे पूछे स्टेट वाइज लोकेशन तो आप गुड़गांव डालेंगे, ठीक है। तो पहला OCEM किस साइट को मिला है? अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क। आप थोड़ा इसे याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इग्लू कैफ़े। इग्लू कैफ़े है क्या? पहले इग्लू कैफ़े है कहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट यही पूछा है कि इग्लू कैफ़े कहाँ खुला है। यह खुला है जम्मू एंड कश्मीर में। यह भी देश में पहली बार हो रहा है। यह जम्मू एंड कश्मीर का एक जगह है गुलमर्ग। देखिए, गुलमर्ग जगह है जम्मू एंड कश्मीर में, और गुलबर्गा जगह है कर्नाटक में। तो थोड़ा सा आप गुलमर्ग और गुलबर्गा में कन्फ्यूज़न ना हो आपको। यह दुनिया का सबसे बड़ा है, मतलब जो इग्लू कैफ़े खुला है इस तरीके का कैफ़े, यह दुनिया का सबसे बड़ा है। यह बर्फ़ का एक घर टाइप होता है कैफ़े, बर्फ़ का ही सारा बना होता है। उसमें अंदर अगर आप जाएंगे तो बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंड रहती है बर्फ़ में, लेकिन अगर इस कैफ़े में अंदर आप इन करेंगे तो आपको थोड़ा सा राहत मिलती है। वहाँ पे ठंडी आपको थोड़ा कम मिलती है, इसकी यही खासियत है। और इसे हम स्नो इग्लू भी कहते हैं। स्नो इग्लू भी इसे कहते हैं। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछ दिया जाए कि इग्लू कैफ़े कहाँ पे है या स्नो इग्लू कहाँ पे है, तो आप दोनों का मतलब समझेंगे कि यह पूछ रहा है हमसे कि जम्मू कश्मीर वाला ही पूछ रहा है। दोनों में से कुछ ही पूछे, बात एक ही है। यह जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में है, या दुनिया का सबसे बड़ा इग्लू कैफ़े। मतलब दुनिया में और जगह भी होता है यह, लेकिन सबसे बड़ा जो खुला है इग्लू कैफ़े, ये जम्मू एंड कश्मीर और गुलमर्ग में सबसे बड़ा है दुनिया का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डीकार्बोनाइज के बारे में कुछ न्यूज़ है, उसे भी हम देख लेते हैं। यह है क्या? डीकार्बोनाइज है क्या? डीकार्बोनाइज कार्बन का जो इमिशन है उसको कम करना, यही है डीकार्बोनाइज। तो अभी देखेंगे कि कुछ भी हो, इन्वायरमेंट पर बहुत फोकस किया जा रहा है। यहाँ तक कि बिहार भी इन्वायरमेंट पे बहुत इनिशिएटिव ले रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद ले रही है, क्योंकि हवा पानी सब कुछ बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड हो गया है। तो कार्बन एमिशन को कंट्रोल करना है, इसके लिए तो एक है वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम, WEF, आपने नाम सुना होगा। साथ में है NIUA, एक इंस्टीट्यूशन है, इसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ अर्बन अफेयर। इन दोनों ने मिलके एक इनिशिएटिव लिया है, और इस इनिशिएटिव का नाम है सस्टेनेबल सिटीज इंडिया प्रोग्राम। देखिए, लक्ष्य ये है डिकार्बोनाइज करना है। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, और इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जो इनिशिएटिव लिया है उस इनिशिएटिव का नाम है सस्टेनेबल सिटीज़ इंडिया प्रोग्राम। इसके तहत होगा क्या, 5 से 7 शहर को डिकार्बोनाइज करना है, और कब तक करना है? 2 साल तक करना है, ठीक है ना। तो 2 साल के अंदर 5 से 7 शहर को डिकार्बोनाइज करना है, मतलब 5 से 7 शहर में कार्बन एमिशन को हमें कम करना है। और इससे होगा क्या, शहर में जब कार्बन एमिशन कम होगा, इकोसिस्टम बढ़िया होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, और लोग अच्छे से सांस ले पाएंगे। हालांकि अगर दिल्ली में अगर आप देखें तो यहाँ का हवा पानी सब कुछ ख़राब हो गया। आप खुले सांस लेना काफ़ी मतलब मुश्किल भरा है।
यहाँ की हवा बहुत ख़राब हो चुकी है दिल्ली की। तो यही सब है, डिकार्बोनाइज मतलब इन्वायरमेंट को अच्छे बनाने के लिए यही सब मकसद है इसका। अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, ये है राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव क्या है? तो यह मनाया जाएगा आपको हैदराबाद में। हैदराबाद में राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव मनाया जाएगा। देखिए आपको इसमें यही याद रखना है कि यह कहाँ मनाया जाएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड सिर्फ फैक्ट यही पूछा जाएगा, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं पूछा जाएगा। और हैदराबाद की अगर हम बात करें तो एक दो न्यूज़ और देख लें। रामानुजाचार्य इनकी मूर्ति लगाई गई है यहीं पे। 216 फीट की मूर्ति है, सबसे बड़ी मूर्ति है। पीएम ने इनका उद्घाटन किया और इसे स्टैचू ऑफ इक्वलिटी भी इनकी मूर्ति को कहा जाता है। ठीक है, तो आप 2-4 फैक्ट इसमें याद रखेंगे। एक साइंस से रिलेटेड एक और न्यूज़ था, तो मैंने सोचा कि यहीं पे करा दूं उसको भी। एक न्यूज़ है कि विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम। यह कार्यक्रम जो है यह एमपी में मनाया गया, मध्य प्रदेश में मनाया गया, और इसको राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया। तो थोड़ा सा यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। और ये किस मंत्रालय के अधीन है? ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अधीन इसे मनाया गया। तो आप इसे याद रखेंगे। इम्पोर्टेंट ये है कि विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम किस स्टेट में मनाया गया? तो यह मध्य प्रदेश में मनाया गया। एक और इम्पोर्टेंट इसी से रिलेटेड न्यूज़ है, वह है परामर्श 2022। यह कहाँ पे हुआ है? यह हुआ आपको बीकानेर में। और इसका लक्ष्य क्या है? बीकानेर में ये है क्या? परामर्श 2022 अगर इसकी बात करें तो यह है आपको कैरियर काउंसलिंग है। यह भारत का सबसे बड़ा है। भारत का सबसे बड़ा कैरियर काउंसलिंग है। और इसमें लड़के कितने आए थे? अगर हम लड़कों की बात करें तो इसमें लड़के लगभग आए थे 1 लाख। इसमें लगभग 1 लाख लड़के आए थे। 1 लाख लड़के लगभग इसमें आए थे और सबको मेंटरिंग किया गया, समझाया गया। ये बहुत अच्छा पहल है। परामर्श 2022 यही है कि यह एक कैरियर काउंसलिंग है, तो आप इसे थोड़ा याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन ख़त्म हो गया। एक और चीज़ इसमें बाकी रह गया, वह है पंचतंत्र। आपने पढ़ा होगा पंचतंत्र की कहानियाँ। पंचतंत्र की कहानी इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं आपके विष्णु शर्मा। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, कई बार यह एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो आप इसे याद रखेंगे। और विष्णु शर्मा के नाम पे एक सिक्का जारी किया गया है। ठीक है, और सिक्का को जारी कौन किया है? फाइनेंस मिनिस्टर जो अभी हैं निर्मला सीतारमन। इन्होंने पंचतंत्र के नाम पे एक सिक्का जारी किया है, जिसके राइटर है विष्णु शर्मा। तो आप इसे भी थोड़ा सा याद रखेंगे। आपके लिए आज का ये क्वेश्चन है, एग्री इन्फिनिटी प्रोग्राम किस बैंक द्वारा चलाया गया है? SBI, PNB, येस बैंक, HDFC। आप थोड़ा सा इसका आपको जो भी सही आंसर लगे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और जवाब देंगे। एक क्वेश्चन था यहाँ पे थोड़ा सा, अंजी नदी कहाँ पे गया? अंजी नदी, हाँ। तो यहाँ पे किलोमीटर नहीं होगा बल्कि यह मीटर होगा। मैं आगे बढ़ गया तो हमें याद आया, तो फिर मैंने सोचा ये लास्ट में इसको करा दूंगा। अंजी नदी 331 मीटर है, आप थोड़ा सा इसे याद रखेंगे। ठीक है, तो आज का टॉपिक था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।